क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, चलो देखो, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। जो भी पार्ट अगर नहीं समझ आए, कोई दिक्कत हो, आप लोग बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो चूंकि आगे जो यूज आएगा सारे जगह पे, यही रिजोल्यूशन वाला पार्ट हमारा यूज आएगा, ठीक है भाई। तो ढंग से देखना आप लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एक बात करें कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉक लिया हमने। अब भाई, अभी सर ने जैसे बताया बेटा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर शुरू करना है, ठीक है। अगर कुछ बचा रह गया है तो आपको सर वो कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा, अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर शुरू करना है, ठीक है। अगर कुछ बचा हुआ होगा या उनने कुछ छोड़ रखा होगा तो वो कंप्लीट करा देंगे, आप टेंशन मत लो इसका, ठीक है। क्लियर है मयूर? चलो, यहां से देखो कि अगर एक ब्लॉक रखा हो, पहले बिल्कुल ध्यान से समझना होगा आपको। कोई नहीं, निशिता मैं एक बार सर से बात कर लूंगा, नहीं होगा तो कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। देखो, यहां से देखो, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक केस में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा केस, सेम केस ले रहे हैं हम लोग कि एक ब्लॉक, सेम ब्लॉक है, और उसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी एंगल में एक्सर्ट कर रहे हैं। 10 न्यूटन किसी एंगल पे एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से थीटा इक्वल्स टू कोई भी एंगल थीटा लिया हमने। अब एक बात बताओ, सेम टाइम तक अगर मैं लगाऊंगा तो इस केस में कौन सा ब्लॉक ज्यादा दूर तक जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक या फिर सेकंड ब्लॉक? पहले ये बताओ भाई, कौन सा ब्लॉक? बेटा रिप्लाई करोगे तभी समझ आएगा, ध्यान रखना, रिप्लाई करते रहना आपको, ठीक है। चलो, सेकंड। हार्दिक, एक बात तो ठीक से देखो, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं और एक बार 10 न्यूटन का फोर्स मैं किसी एंगल पे लगा रहा हूं, कौन सा ब्लॉक ज्यादा दूर जाएगा? तो पहला ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक जाएगा भाई? फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो ज्यादा दूर जा रहा होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अगर आप इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में पूरा का पूरा 10 न्यूटन इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई अभी फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं कंसिडर करना अपने को, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं सोचना अभी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल पे लगा रहा हूँ, जो पूरा इस केस में होगा, पूरा का पूरा 10 न्यूटन जो होगा इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है भाई। लेकिन इस केस में अगर देखें तो 10 न्यूटन का एक कुछ पार्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, हाँ है ना। 10 न्यूटन का एक कुछ पार्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा भाई। जबकि अबे ग्रेविटी वगैरह कहाँ, ये तो ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। मान लो जमीन पे रख के, जमीन पर रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक को खींच रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि 10 न्यूटन का पूरा, ये पूरा पूरा 10 न्यूटन इसको आगे खींचेगा। इस वाले केस में 10 न्यूटन का एक पार्ट जो होगा वो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी जो रहेगा वो कुछ और डायरेक्शन में, जैसे मान लो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए वो यूज करेगा। 10 न्यूटन का कुछ पार्ट इधर लगेगा, कुछ पार्ट इधर लगेगा। लेकिन इस केस में देखेंगे तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बताओ भाई, हाँ है ना।
तो अब एक बात देखो, ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है, यानी बेसिकली हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब ये होगा कि इस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर का या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का किसी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, उसकी कितनी इफेक्टिव वैल्यू है। जैसे अगर मैं 10 न्यूटन का रिजोल्यूशन कर रहा हूं, यानी 10 न्यूटन का कंपोनेंट निकाल रहा हूं, यानी ये 10 न्यूटन का कितना पार्ट इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है। तो अब एक बार देखो, पूरा पूरा 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन पूरा पूरा इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है, यानी इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन होगा। जबकि यही 10 न्यूटन का एक कुछ पार्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव होगा। हो सकता है वो 6 न्यूटन के बराबर हो सकता है वो 8 न्यूटन के बराबर हो, 3 न्यूटन के बराबर हो, 9 न्यूटन के बराबर हो। तो इस 10 न्यूटन का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा इस डायरेक्शन में, यही हमारा क्या कहलाएगा कि इस 10 न्यूटन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस 10 न्यूटन का जो इफेक्टिव वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस 10 न्यूटन की इफेक्टिव वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में। बात समझ आई भाई? हाँ है ना। ये रिजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उस वेक्टर का जिस भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा पूरा 10 न्यूटन इफेक्टिव है, तो ये पूरा 10 न्यूटन हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। इसका एक पार्ट इस डायरेक्शन में इफेक्टिव होगा, तो इस डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू आएगी। ये ऊपर वाला एरो मैंने बनाया, जैसे इसका कुछ एक पार्ट इधर लगेगा कुछ पार्ट इधर लगेगा। जैसे एक बार सोचो, ऐसे देखो जरा, ठीक है, एक बार ध्यान रखना। ऐसे मान लो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फोर्स अगर ऐसे लगाओ तो ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर भी उठना शुरू हो जाता है, देखे हो आप? हाँ है ना, ये चीज होता। ये देखा आपने, जैसे ही अगर ब्लॉक अगर रखोगे ऐसा, अगर रस्सी से हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक थोड़ा ऊपर भी उठना शुरू हो जाता है, हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये और आगे भी मूव करना शुरू कर देता है। ऐसा देखे हो कभी कि थोड़ा ऊपर भी उठना शुरू हो जाए और आगे भी मूव करना शुरू हो जाए। जैसे अगर ये माउस देख लो एक बार, यहाँ से ये देखो एक माउस है यहाँ पे, मैं अगर इस वाले पे अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो देखो ये आगे स्लाइड कर रहा है। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी देखते जाओ। ये जैसे एक स्लाइड ये लिया मैंने, ये माउस है, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, आगे स्लाइड हो रहा है। अगर मैंने इसी माउस पे ऐसे फोर्स लगाना शुरू किया, देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी स्लाइड कर रहा है। हो रहा है ये चीज। ये माउस है, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो देखो ये ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी स्लाइड हो रहा है। हाँ या ना, उठ रहा है ये चीज। तो यही बात हो रहा है कि इस फोर्स का कुछ पार्ट इसको इधर मूव कराने में लग रहा है और कुछ पार्ट इसको ऊपर उठाने में लग रहा है। तो जितना पार्ट इधर लगाने में लग रहा है, इधर जाने में लग रहा है, वो हमारा क्या होगा, इस इधर कंपोनेंट। और जो पार्ट ऊपर उठाने में लगेगा वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। क्लियर हुआ? ये कंपोनेंट का मतलब क्लियर हो गया सभी को? कंपोनेंट यही कि उसका इफेक्टिव वैल्यू या उसका कितना पार्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। कि 10 न्यूटन अब दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, इधर भी लग रहा है क्योंकि इधर भी मूव करा रहा है इसको, और ऊपर के डायरेक्शन में भी। तो इधर कितना पार्ट लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बताओ, पहले कंपोनेंट का मतलब क्लियर हुआ? कंपोनेंट का मतलब यही होगा कि सिंपली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का इफेक्टिव वैल्यू कितना हुआ। ठीक है, अब यही अलग अलग डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या ब्रेक करते हैं, यही हमारा क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, जैसे अगर मान लो इफेक्टिव वैल्यू हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, इफेक्टिव वैल्यू हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर को आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन या दो डायरेक्शन में जो स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ? और जो इफेक्टिव वैल्यू या जो भी पार्ट आता है इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये क्लियर हो गया भाई सभी को? ये बताओ,
क्लियर हो गया सभी को? हाँ है ना? क्लियर हो गया? चलो, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। जैसे मान लो अगर एक पर्सन, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। एक पर्सन जो है एक्स, ये ओरिजिन से चलना शुरू किया और इधर 3 गया और इधर के डायरेक्शन में कितना गया, 4। तो क्या ये हमें पता है कि ये वाला 5 होगा? क्या ये हमें पता है? फटाफट बोलो, हाँ है ना? क्या हमें ये पता है 5 होगा? अभी क्लियर हो जाएगा बेटा, रुक जाओ। क्लियर, ये 5 चल। एक बात सोचो, अगर मैं बोलूं कि आदमी वो यहां से चल के सीधे सीधे इस वाले पॉइंट पे चला, ओ से लेकर के चलता हुआ कहां पे पहुंचा, ए पॉइंट पे। ओ से चलना शुरू किया और किस पॉइंट पे पहुंचा, ए पॉइंट पे पहुंच गया। अगर वो इस रास्ते से जा रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से ये जो मूव किया है, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि एक्स में इफेक्टिवली वो 3 मीटर चला है और वाई डायरेक्शन में 4 मीटर चला है, बोल सकते हैं क्या ये चीज? हाँ है ना? पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा ये। अगर मान लो कोई आदमी ओ से चल के ए तक पहुंचा, 5 मीटर चला है, तो हम ये बोल सकते हैं वो आदमी एक तरह से एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर चला है और वाई डायरेक्शन में 4 मीटर चला है, बोल सकते हैं ये चीज। तो यही बोलेंगे कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका इफेक्टिव वैल्यू इधर कितना है, 3, और इधर कितना है, 4। और यही 3 और 4 जो होगा वो कंपोनेंट कहलाएगा। और इस प्रोसेस को, कि इसके कंपोनेंट निकालने का जो प्रोसेस है, वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कितना, वही हमारा क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये चला 5 मीटर, भाई सही बात है इधर, लेकिन इफेक्टिवली वो एक्स डायरेक्शन में 3 चला, वाई डायरेक्शन में कितना, 4 मीटर चला। क्लियर हुआ ये चीज? कंपोनेंट का मतलब समझ आ गया? एक बार देखो, कंपोनेंट का मतलब कि ये 5 मीटर है, लेकिन इफेक्टिवली अगर देखें तो एक्स में कितना चला है, वो 3, और वाई में कितना चला है, 4। एक्स में कितना चला है, 3, और वाई में कितना चला है, 4। और यही हमारा जो ये 3 और 4 जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अगर मैंने इस वेक्टर का नाम ए दे दिया, तो ये जो वेक्टर आएगा ये हमारा कौन सा होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। 3 और 4 जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और इसी वेक्टर ए को दो अलग अलग डायरेक्शन में जो ब्रेक करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या अब इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना? फटाफट लिखो भाई। बस वाई और एन लिख दिया करो, बस वाई और एन लिख दिया करो भाई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आया अपने को? उसके बाद ये क्लियर हो गया कंपोनेंट क्या होता है। हाँ हार्दिक, ये बताओ क्या नहीं समझ आया, ये बताओ। हार्दिक, क्या चीज डाउट है, ये बताओ। रिजोल्यूशन देखो, ये हम लोग देख रहे हैं कि 5 का इधर एक इफेक्टिव निकाल रहे हैं वैल्यू और एक इधर इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये निकालने का जो प्रोसेस होता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। कि ये 5 को अलग अलग दो डायरेक्शन में जो स्प्लिट कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। क्लियर हुआ? हार्दिक, अब क्लियर हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वही अभी आएंगे वो सारी चीजें, एक एक पॉइंट क्लियर होगा भाई। ठीक है भाई, चलो अब एक बार देखो, यहां से अगर मान लो किसी वेक्टर का कंपोनेंट हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल लें, तो उन दोनों कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे यहां से देखो, इस 5 का कंपोनेंट मैंने एक एक्स में ब्रेक किया है और एक वाई में निकाला है। 5 का कंपोनेंट एक्स में और वाई में निकाला है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट होंगे ये क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटा 4 और 3, एक बात बताओ, जैसे आपको एडिशन में सिखाया गया होगा ना, कि 4 और 3 का रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, कहाँ से, 1 से लेकर के 7 तक का। बेटा मैं नोट्स वगैरह सब बनवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये 3 और 4 ये नॉर्मल लॉ से फॉलो नहीं करते अपन, नॉर्मल एडिशन का लॉ ये वेक्टर जो है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, यहां से देखो। हाँ ऋषिता, क्या पूछ रही हो?
एक बार देखो, जैसे मान लो इस वेक्टर का कंपोनेंट, ये 5 मीटर का एक वेक्टर है, इसको दो डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, एक एक्स में और दूसरा किस में, वाई में। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उन कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा हुआ है मैंने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्क्वायर की बात क्यों कर रहे हो, बेटा वो रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं करो अपने पास, वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होगा कि किसी वेक्टर को आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होगा कि आप एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हो। ठीक है भाई, चलो। हाँ, ट्राइंगल लॉ भाई, हर एक जो वेक्टर होगा वो ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक वेक्टर जो होगा वो ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 और 4 है, क्योंकि 3 जो है और 4 जो है वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए हमने उनको क्या नाम दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, चलो। अब यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को भाई? बेटा अभी मैं आज ही और क्लास ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्लियर है? 5 उसका डिस्प्लेसमेंट है, 5 उसका डिस्प्लेसमेंट है। 5 जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ए ओ से चल के ए तक पहुंचा है, बस एक आदमी मूव किया है ओ से, कहाँ पहुंचा है, ए तक। चलो, अब जो मैंने हमने पढ़ा वो चीज लिखो एक बार। देखो, 2-3 बातें हमने पढ़ी। पहला क्या, एक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर को हम लोग किसी भी दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेक करेंगे हम लोग किस जिस भी डायरेक्शन में, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, और अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे 5 को हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई में ब्रेक किया, एक्स और वाई में ब्रेक किया, तो ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे इनको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलो लिखो, अब इसके बारे में लिखो। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, लिखो, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनफाइनाइट हो सकता है, कितने भी निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन टू और मोर डायरेक्शन, splitting of a vector in two or more direction is called resolution of vector, is called resolution of vector। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। component of a vector, component of a vector can be defined as, component of a vector can be defined as, एक मिनट होगा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन लिखो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन can be defined as, can be defined as the effective value of that vector, can be defined as the effective value of that vector in in that direction, effective value of a vector in that particular direction, effective value of that vector in that direction, component of a vector in a direction can be defined as
can be defined as the effective value of the vector in that particular direction, in that particular direction. इससे पहले डेफिनेशन क्या लिखा था? स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर in two or more direction, splitting of a vector in two or more direction is called resolution of vector. नहीं, ये एग्जांपल नहीं अभी नोट करना है। पहले ये बताओ कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? फटाफट बोलो भाई हाँ या ना। दोनों चीजें क्लियर? अभी ये सब नहीं देखना बेटा, जो कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का सम रिजल्टेंट के बराबर, ये अभी कुछ नहीं करना। अभी वो सारी चीजें निकलवाऊंगा मैं, ठीक है भाई। चलो अब एक और पॉइंट लिखा था हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लिखो वही लिखा तो दिया भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन वही था। लिखो इसके बारे में। इफ अ वेक्टर इज स्प्लिट, if a vector is split in two perpendicular directions, if a vector is split in two perpendicular direction, then components of vector, will be called rectangular component of vector, will be called rectangular components of vector, will be called rectangular components of vector. If a vector is split in two perpendicular directions, then components of vector will be called rectangular components of vector, will be called rectangular components of vector. अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं किसी वेक्टर को, तो वो दोनों कंपोनेंट्स जो आएंगे वो कैसे कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ भाई? फटाफट बोलो हाँ है ना। क्लियर हो गया? रिप्लाई भाई सभी को करना है, रिप्लाई करोगे तभी एक्टिव रहोगे थोड़ा और फिर समझ आएगा भाई, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं एक और डेफिनेशन, इसका एक और मतलब होता है, ठीक है। इसका एक और मतलब क्या होगा? जैसे ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी है, वाई में कितनी है, ठीक है। चलो अब जब भी अगर आपको कंपोनेंट निकालना हो, जैसे ये एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? जब भी कंपोनेंट निकालना है, इसका हेड पकड़ो, वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हमें एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? उस वेक्टर के हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर। जो ये लेंथ होगी, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स कंपोनेंट, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है कि उस वेक्टर के हेड से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वही हमारा क्या होगा? एक्स कंपोनेंट। अगर मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं? इस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जो ये लेंथ आई, ये हमारा क्या होगा? वाई कंपोनेंट। क्या ये समझ आया सभी को कि कंपोनेंट निकालना कैसे? हाँ या ना? ये क्लियर हुआ भाई? फटाफट बोलो हाँ या ना। हमें क्या करना है? कंपोनेंट जिस भी डायरेक्शन में निकालना है उसके लिए, हाँ यही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये क्या करना हमें?
सबसे पहले देखो कि ये जो वेक्टर हमने लिया, अगर मान लो इस वेक्टर कोई भी हमने मान लो ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर, कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर मुझे एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना हमें कि उसके हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। हेड आपको ऐसा नहीं आएगा, देखो बेटा, जब भी आएगा ओरिजिन जो रहेगा वो टेल के ऊपर ही लेना है अपने को। प्रोजेक्शन यानी जब भी रिजोल्यूशन करना है या कंपोनेंट निकालना है वेक्टर का, तो हमेशा क्या करोगे, हेड जो सॉरी टेल के ऊपर ही क्या लोगे, ओरिजिन। ठीक है, चलो अब एक बात देखो, ये जैसे मान लो अपने एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स कंपोनेंट, वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई कंपोनेंट। इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये वाले को ए वेक्टर का कंपोनेंट है, इसको लिखेंगे ए एक्स। वाई के लॉन्ग लिख रहे हैं तो ए वाई, और अगर जेड के लॉन्ग निकाल रहे होंगे तो ए जेड लिख रहे होंगे। क्लियर भाई, फटाफट बोलो। एक्स के लॉन्ग ए एक्स, वाई के लॉन्ग ए वाई, जेड के लॉन्ग ए जेड। मान लो अगर हमने एक वेक्टर ले लिया, अगर एक वेक्टर ऐसा लिया हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज एक वेक्टर इधर की तरफ दिया हुआ है बी वेक्टर। अगर हमें इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है तो क्या करूंगा मैं, तो पहले बी का हेड पकड़ो और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो लेंथ आएगी, ये हमारा कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट। और इसको किससे डिनोट करेंगे, तो बी और उसके नीचे एक्स, ऐसे। वाई कंपोनेंट निकालना है, ये लो भाई, यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो लेंथ आएगा वो किसके बराबर, तो ये जो लेंथ आएगा इसको क्या लिखेंगे, बी वाई। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को भाई कि कैसे कंपोनेंट निकालना है। अब भाई अभी तो मैंने लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, अभी माइनस प्लस इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचो। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्स, इसकी लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, एक्स कंपोनेंट को बी एक्स से, वाई, हाँ जो भी क्वाड्रेंट दिया रहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्स कंपोनेंट को बी वेक्टर है तो बी एक्स से डिनोट करोगे, वाई कंपोनेंट बी वाई से। करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। पाइथागोरस अभी नहीं, पाइथागोरस वगैरह यूज नहीं करना, अभी इसका रिजल्ट निकाला जाएगा बेटा। अभी पाइथागोरस इसमें अभी यही सोचना कि पाइथागोरस कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो मान लो मुझे एक कोई वेक्टर ऐसा दे दिया, किसी ने सी वेक्टर ऐसे दे दिया, ये सी वेक्टर दे दिया, और मुझे अगर इसका कंपोनेंट निकालना हो, ये बी वेक्टर है भाई। सेकंड, अगर मान लो मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसके टेल पे ओरिजिन ड्रॉ, ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, और ये हमने ले लिया कौन सा, वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है भाई, मुझे अगर इसका कंपोनेंट निकालना है, क्या करूंगा मैं, तो अगर मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस, ये सॉरी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो लेंथ आई, ये अगर सी वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट सी एक्स, वाई कंपोनेंट अगर निकालना है तो वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो लेंथ आएगा वो किसके बराबर, सी वाई के बराबर। क्या ये समझ आया, ठीक है भाई, क्लियर हुआ कंपोनेंट निकालना कैसे। अभी आएगा भाई क्वेश्चन। देखो अभी माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे हम लोग, लेंथ को जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको सी एक्स से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस को डिनोट करना हो तो सी वाई से डिनोट करेंगे, वाई कंपोनेंट को करना हो सी वाई से। ठीक है, एक्स कंपोनेंट बी का बी एक्स, वाई कंपोनेंट बी वाई। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो इसको। एक्सिस पे हो तो भी आएगा, अभी उसका कंपोनेंट निकालना आपको अभी सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट इसका नोट करो कि ए एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ए वाई क्या होगा, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। लिखो फटाफट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वैसे ही बी एक्स एक्स कंपोनेंट, हाँ गिवन होगा आपको क्वेश्चन, जो भी एंगल दिया होगा, मैग्नीट्यूड दिया होगा, सारी चीजें आपको दी हुई रहेगी। चलो नोट करो फटाफट, पहले नोट करो फटाफट।
नोट कर लिया सभी ने? करो जल्दी। बी एक्स सिर्फ डिनोट कर रहा है भाई कि एक्स कंपोनेंट ऑफ बी है। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, वो हमें बाद में अब कितना आएगा वो सारी चीजें हमें बाद में देखनी है। मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई नहीं किया। जैसे मान लो सी लिखा है ना, तो उसके नीचे एक्स लिखा हुआ है, या वाई लिखा हुआ है तो सी के नीचे वाई लिखा हुआ है। ये हमें बताएगा कि सी का एक्स कंपोनेंट है, और ये हमने लिखा सी का वाई कंपोनेंट। ठीक है, चलो नोट कर लिया सभी ने भाई? चलो अब यहां से देखते हैं, जो एक डेफिनेशन की और बात जो मैं कर रहा था, ये क्या रहेगा। जैसे हमने ये ले लिया वाई एक्सिस, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक वेक्टर एक्स, सॉरी, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तरीका क्या अपना, जैसे मान लो अगर एक वेक्टर हमें ए वेक्टर लिया, और इसका कंपोनेंट अगर हमें लिखना हो, निकालना हो, तो तरीका मैंने क्या बताया कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, एक बात देखो, जैसे ही अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो जो लेंथ एक्स एक्सिस पे आएगी वही हमारा क्या होगा, ए एक्स के बराबर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है हमें, तो इस वेक्टर जैसे एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, ऐसी पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, और जो लेंथ ऑफ शैडो होगी, क्या वही हमारा एक तरह से कंपोनेंट भी हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ शैडो उस एक्सिस पे बनेगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, उस वेक्टर का कंपोनेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ है ना। हमें क्या करना है, ये एक वेक्टर ये है, अगर कंपोनेंट निकालने का तरीका यही है, हेड से उसके ये उस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर इस तरीके को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करूं, और पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करूं, तो जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वही हमारा क्या होगा, उस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। अगर मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट रे, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वही क्या कहलाएगा हमारा, वाई कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हुआ? वही प्रोजेक्शन लेंथ, बिल्कुल वही, एक तरह से लेंथ ऑफ शैडो ही होगा प्रोजेक्शन लेंथ। क्लियर हो गया भाई? यहां से देखो मैंने क्या बताया, कंपोनेंट निकालने के लिए आप इसके हेड से इसके एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, देखो यहाँ हेड से इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं पैरेलल लाइट रे भी इंसिडेंट करूं, तो इस जो लेंथ ऑफ शैडो बनेगा इस वेक्टर का, वही हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। अगर मैंने ऐसी लाइट इंसिडेंट की वाई के परपेंडिकुलर, तो जो लेंथ ऑफ शैडो बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट। क्लियर हो गया भाई सभी को? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो जाएगा भाई ये चीज। चलो पहले एक बार इसको नोट करो, इसको ड्रॉ करो एक बार, फिर इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं। इसको ड्रॉ करो, फिर इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर ए है, कंपोनेंट निकालना है, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक्स कंपोनेंट निकालना है, एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। वाई कंपोनेंट निकालना है, वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। और सेम चीज हमें मिलेगा अगर मैं एक्स के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करूं, तो जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वो भी इसी के बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा एक्स, वाई कंपोनेंट निकालना है, तो वेक्टर के ऊपर वाई के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वही हमारा क्या होगा,
वाई कंपोनेंट। ठीक है, लिखो अब इसके बारे में। कंपोनेंट निकालते क्यों हैं, वो चीज आपका क्वेश्चन में आएगा, पता चलेगा उस समय कि कंपोनेंट निकालने का हमारा फायदा क्या हुआ। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय क्लियर होगा ये चीज। लिखो, लिखो, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, to find the component of a vector in a direction, to find the component of a vector in a direction, incident parallel light rays, हाँ, incident parallel light rays on the vector perpendicular to the direction, perpendicular to the direction, perpendicular to the direction along which, to find the component of a vector in a direction, incident parallel light rays on the vector, incident parallel light rays on the vector in a direction perpendicular to, in a direction perpendicular to perpendicular to the direction along which, perpendicular to the direction along which we want to calculate vector, we want to calculate component of vector, we want to calculate component of the vector, then length of shadow, then length of shadow length of shadow of the vector, length of shadow of the vector length of shadow of the vector will be component of the vector, will be component of the vector, will be component of the vector। चलो क्लियर हो गया भाई सभी को, फटाफट बोलो, क्लियर हो गया। टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन, इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज on the vector perpendicular to the direction along which we want to calculate component of the vector, then length of shadow, length of shadow along the direction will be the component of the vector in that direction। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कोई ना, बस एक ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा दिया था ताकि याद रहे, कभी 2-3 महीने अगर मान लो रिवाइज करो तो। लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, चलो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये चीज देखो। अब ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमने वेक्टर ले लिया ए, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर।
ढंग से समझना है इसको कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सॉरी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर ए है, अभी लास्ट में मैं रिपीट कर दूंगा, अब एक बार देख लो, डेफिनेशन नहीं है, बस जो तरीका था उसी को लिखा है मैंने। देखो ये वेक्टर ए है और ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। एक वेक्टर ए है और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई। देखो अब एक बार, एक्स कंपोनेंट अगर मुझे निकालना हो तो तरीका क्या बताया मैंने, कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए एक्स से। और एक बात देखो, अगर y कंपोनेंट निकालना है तो आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो लेंथ आएगा ये हमारा कौन सा होगा, ए वाई, ये हमारा कौन सा लेंथ होगा, ए वाई। इसको भी, क्या ये अपने पास अगर देखे, ओ ए एम और एन ले लिया, ठीक है भाई, क्या इस वाले को भी हम लोग ए वाई कंपोनेंट ले सकते हैं, हाँ है ना। क्या ओ एम इक्वल्स टू किसके बराबर, ओ एम इक्वल्स टू किसके बराबर, ए एम, और ये दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई कंपोनेंट, हाँ है ना। फटाफट बोलो भाई, लिख सकता हूं मैं, ओ एम, एक मिनट, ओ एन, सॉरी एक मिनट, ओ कितना आ रहा है, ओ एन, ओ एन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए एम, और दोनों क्या हो जाएंगे, वाई कंपोनेंट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो ट्राइंगल, किस कौन से ट्राइंगल, ओ एम ए। अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ एम ए, इस केस में अगर मैं निकालू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस यानी ओ एम अपॉन में हाइपोटेनस कितना, ओ ए के बराबर, ठीक है भाई। एक और चीज देखो यहाँ पे, क्या ओ ए हम ये लिख सकते हैं, ओ ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ओ ए की का मैग्नीट्यूड ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद ओ एम जो होगा वो हमारा कौन सा, एक्स कंपोनेंट, इसको किससे डिनोट करेंगे, ए एक्स से, ये हमारा कितना होगा, एक्स कंपोनेंट। उसके बाद ए एम जो आएगा ये हमारा कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब यहां से अगर देखें तो ओ एम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन में ए इक्वल्स टू किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, यानी एक्स कंपोनेंट जो लिखोगे ए एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर, ए एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, ए कॉस थीटा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये हमारा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या ये क्लियर हुआ भाई, क्या ये क्लियर हुआ। देखो मैंने क्या लिखा, ये ट्राइंगल ओ ए एम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें cos थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, बेस जो कि ओ एम अपॉन में कितना, ओ ए के बराबर, cos थीटा इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ ए आया, यहां से ओ एम हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट, किससे डिनोट कर रहे हैं, ए एक्स से, ठीक है। ए एक्स अपॉन में कितना आएगा, ए इक्वल्स टू कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल्स टू कितना, ए कॉस थीटा भाई, क्लियर हुआ भाई। फटाफट बोलो, एक्स कंपोनेंट किसके बराबर, ए एक्स कॉस थीटा, ठीक है। चलो वाई कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के तौर पे क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन में हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, ओ ए के बराबर, यानी ए एम इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ओ ए साइन थीटा। यानी एक बार देखो, ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम हमारा कौन सा है, ए वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, ए साइन थीटा के बराबर, ए वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, ए साइन थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। ओ ए का मैग्नीट्यूड भाई वेक्टर ए ही तो है, ओ ए ये रहा, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर। क्लियर भाई सभी को, फटाफट बोलो।
क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब यहां से देखो, हमने एक्स कंपोनेंट निकालना था, वो किसके बराबर? ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट निकालना है, वो किसके बराबर? ए साइन थीटा। ठीक है, पहले इसको एक बार नोट करो फटाफट, पहले एक बार नोट करो इसको। थीटा हमें दिया हुआ रहेगा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, और थीटा की वैल्यू भी दी हुई रहेगी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा दोनों दिया हुआ रहेगा हमें। ठीक है भाई, चलो नोट करो फटाफट। नोट करने के बाद यस का मैसेज भेजो। नोट करो और नोट करने के बाद यस का मैसेज भेजो भाई। अब ऐसा हमेशा ध्यान नहीं रखना, ये चीज नहीं होगा कि जब भी अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो ए कॉस थीटा ही आएगा और वाई कंपोनेंट में ए साइन थीटा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, देखो मान लो मैंने थोड़ा सा अगर इसमें चेंज कर दिया कि ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, अभी नोट नहीं किया था, फटाफट करो जल्दी से। नोट करने के बाद जिनका बचा हुआ था, नोट करने के बाद एक बार यस का मैसेज भेज देना भाई। चलो अब देखो, अब यहाँ पे अब इसके बाद देखते हैं, अगर मान लो मैंने थोड़ा सिचुएशन चेंज कर दिया कि ये वेक्टर ए रहा, ये ओ ले लिया, ये ए। अब इस केस में मैं अगर एक्स कंपोनेंट अगर निकालूं तो तरीका क्या रहेगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर मुझे ये वाला थीटा दिया हुआ है, अब मुझे कौन सा थीटा दिया हुआ है? वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ अगर दिया हुआ है तो ये हमने ले लिया, हमारा वाई कंपोनेंट कौन सा होगा? ये ए वाई। और ये कौन सा होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये ए एक्स के बराबर। ये हमारा ए वाई, ये ए एक्स। ठीक है भाई, अभी कर देता हूं मैं थोड़ी देर पहले, अब ये समझ लो। यहां से देखो, अगर मुझे ये एंगल थीटा की बजाय ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल की बजाय अगर ये वाला थीटा दिया हुआ हो, ठीक है, उस केस में हमारा ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते कि ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये चीज नहीं लगा सकते। जैसे देखो, अब मान लो हमने ये ले लिया ओ एम एन। ठीक है, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आएगा? ए के बराबर। ठीक है, देखो 90 माइनस थीटा, एक बार 1 मिनट रुक जाओ भाई। देखो अब एक बार, इसको मैंने अल्फा ले लिया, चलो भाई, इसको मैंने क्या ले लिया? अल्फा। ये दिया हुआ है अल्फा। ठीक है भाई, अल्फा दिया हुआ है। ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर? ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, ओ एन जो होगा वो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा? ए वाई। ओ एम जो होगा वो हमारा ए एक्स, और ओ एम जो होगा वो ए एन के बराबर होगा। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? ओ एन जो होगा वो ए वाई के बराबर, ओ एम और ए एन दोनों बराबर ए एक्स के बराबर। ठीक है, चलो निकालते हैं अब हम लोग। ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल ओ एन ए। अगर हम ट्राइंगल ओ एन ए कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में क्या आएगा? ओ एन ए इक्वल्स टू, तो देखो यार, कॉस अल्फा निकालो। अब कॉस अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? तो बेस यानी ओ एन अपॉन में हाइपोटेनस कितना? ओ ए के बराबर। यानी ओ एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ओ एन इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू, ओ ए की वैल्यू पुट करो, ए कॉस अल्फा। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ एन इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा। ठीक है, अगर मैं साइन अल्फा निकालू, साइन अल्फा की वैल्यू निकाले, साइन अल्फा किसके बराबर? तो ए एन अपॉन में कितना? ओ ए के बराबर। यानी ए एन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स, और इक्वल्स टू ए साइन अल्फा के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर भाई? फिर से हाँ है ना?
क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? ए एन इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू कितना? ए साइन अल्फा के बराबर। हाँ बताओ क्या डाउट है? चलो अभी एक बात समझो, अभी पिछले स्लाइड में दिखा दूंगा, देखो पहले एक बार। ये जो पार्ट है ये हमने पिछले वाले में क्या किया था? पिछले वाले में हमारा आया था कौन सा? ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ए एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ए साइन अल्फा। अपोजिट था बिल्कुल, बिल्कुल अपोजिट था। ए एक्स वाला कितना? ट्राइंगल ओ एम ए इसीलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि ये वाला एंगल हमें नहीं पता था, ये वाला एंगल पता था। कॉस थीटा साइन थीटा निकालने के लिए हमें जिस जो एंगल दिया हो उसके हिसाब से देखेंगे। चलो अब एक बात देखो, हमें इस तरीके से याद नहीं रखना कि साइन ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा या ए साइन थीटा होगा, ठीक है? मैं बता रहा हूं, तो देखो जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये चीज, जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, अगर मैं उधर कंपोनेंट निकालूं तो कॉस लूंगा और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन लूंगा मैं, ठीक है भाई? जैसे यहां पे अगर देखिए तो ये अल्फा एंगल किसके साथ दिया हुआ था? वाई के साथ। तो जब y के साथ अल्फा एंगल दिया हुआ है तो y कंपोनेंट के लिए मैंने क्या यूज किया? कॉस। और उसके परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज कर लिया? साइन। पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले पार्ट में क्या था? x के साथ एंगल दिया हुआ था तो इधर कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट, ये देखो प्रूफ कर दिया मैंने भाई, ये चीज तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहा है ये चीज। मैंने सिंपल आसानी से याद रहे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा सोचने का तरीका क्या होगा। जिसके साथ एंगल दिया हो उसके लॉन्ग अगर कंपोनेंट निकालना हो तो कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। क्या इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात क्लियर सभी को? जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उसके लॉन्ग कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस, उसके परपेंडिकुलर के लिए साइन। ठीक है, देखो अब मान लो हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है भाई? एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है? ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है मान लो 30 न्यूटन के बराबर। मुझसे ये बोला गया कि एक्स कंपोनेंट निकालो और वाई कंपोनेंट निकालो। क्या एक्स कंपोनेंट यही आएगा ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई। क्या इतनी बात क्लियर सभी को? बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ नोट करना है भाई। ए एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? किसके साथ एंगल दिया हुआ है हमें? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स कंपोनेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं? तो ए कॉस 30 डिग्री, यानी किसके बराबर? 30 cos 30 कितना? √3/2 कितना आ जाएगा? 15 √3 न्यूटन। उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए ए वाई, ए वाई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? ए साइन 30 डिग्री, यानी 30 × 1/2 किसके बराबर? 15 न्यूटन। समझ आया ये बात? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया? जिसके साथ एंगल दिया हो उसके लॉन्ग कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस, परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। इसका कंपोनेंट निकाल करके फटाफट बताओ। एक आखिरी सवाल, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक सी वेक्टर है, ये एंगल दे रखा है किसके बराबर? 60 डिग्री। चलो सी एक्स और सी वाई फटाफट बोलो भाई। और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन या 10 मीटर के बराबर मान लो। सी एक्स निकालो, सी एक्स क्या होगा, सी वाई क्या होगा? सी एक्स फटाफट निकालो। मैंने क्या बोला? जिसके साथ एंगल उसके लिए कॉस, उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। सी एक्स क्या आएगा? सी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सी एक्स एंगल एक्स के साथ दिया हुआ है, कितना लिखेंगे? 10 cos 60 डिग्री किसके बराबर? 5 मीटर। वाई क्या आएगा? 10 sin 60 डिग्री कितना आएगा? 10 sin 60, 5 √3 के बराबर। क्या ये कंपोनेंट निकालने आ जाएगा अब?
क्या ये कंपोनेंट निकालने आ जाएगा? मीटर दिया हुआ है बेटा, मैंने यहाँ मीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है, ये फटाफट नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि जिसके साथ एंगल दिया हो, जैसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, तो सी उसके साथ कॉस यूज करना है, सी कॉस 60। उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन, तो सी साइन 60 डिग्री। हाँ, जा सकते हो भाई अब।